दोस्तों, दुनिया में आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग ज़्यादातर बुराई को ही अपना सहारा बनाते हैं, क्योंकि झूठ और बुराई वो जहर है जो ज़ुबान पे तो बहुत मीठा लगता है, मगर सच्चाई की खुशबू के आगे इसको हमेशा झुकना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और हज़रत टीपू सुल्तान की इस डॉक्यूमेंट्री के 7 पार्ट में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। ये जंग 1766 से 1769 तक चली थी, लगभग 3 साल, और उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान की उम्र 16 साल थी। ये जंग मेनली मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी, मगर अलग अलग छोटी रियासतों ने दोनों हुकूमतों को सपोर्ट किया था। एक तरफ थे मैसूर, अरक्कल किंगडम, नवाब ऑफ सावानूर, नवाब ऑफ बागनपल्ली और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 1768 में ब्रिटिश को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा कॉन्फेडरेसी या मराठा एम्पायर कह लीजिए, और नवाब ऑफ कर्नाटक। और कमांडर्स की बात की जाए तो मैसूर फ़ौज के कमांडर्स थे हैदर अली, लुत्फ़ अली बेग, मखदूम अली, टीपू सुल्तान, रज़ा साहब, और नवाब ऑफ बागनपल्ली हुसैन अली ख़ान, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद आसिफ जहाँ। और ब्रिटिश की तरफ से जोसेफ स्मिथ, जॉन वुड्स, कर्नल ब्रुक्स, मराठा माधव राव और कर्नाटक के नवाब वल्लाजा फर्स्ट थे। दोस्तों, फ़र्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में 6 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। बैटल ऑफ चेंगम, बैटल ऑफ तिरुवन्नामलाई, बैटल ऑफ अम्बूर, बैटल ऑफ होस्कोटा, बैटल ऑफ मुलबागल और बैटल ऑफ बागलूर। दोस्तों, उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। मेन हिस्सा बंगाल में था और दूसरा हिस्सा मद्रास में था, जो आज के तमिलनाडु में चेन्नई कहलाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मीनी कनेक्टिविटी चाह रही थी बंगाल और मद्रास के बीच, मगर बीच में निज़ाम हैदराबाद की टेरिटरी आती थी, जिसको उस ज़माने में नॉर्दर्न सरकार कहा जाता था। पहले अंग्रेज़ों ने निज़ाम से वो टेरिटरी मांगी किराए पे, मगर निज़ाम ने इनकार कर दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल एम्परर शाह आलम से बात की और शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उस ज़मीन का हिस्सा दे दिया और एक रॉयल डिक्री भी इशू कर दी गई 1765 में। दोस्तों, आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि निज़ाम हैदराबाद कोई राजा या रूलर नहीं था, बल्कि मुग़ल हुकूमत का एक नौकर था। और निज़ाम वर्ड का मीनिंग ही एडमिनिस्ट्रेटर या आसान वर्ड्स में समझाऊँ तो प्रिंसिपल होता है। दोस्तों, जब निज़ाम ने अंग्रेज़ों को उस ज़मीन के लिए इनकार किया था, तो वो समझ चुका था कि अंग्रेज़ अब मराठाओं की मदद से उस पर हमला करेंगे, और वो बस इस फिराक में था कि किसी तरह इस जंग के माहौल को किसी और के ऊपर वो डाल सकें। और जब उसको पता चला कि मैसूर हुकूमत एक अनपढ़ सिपहसालार हैदर अली के हाथ में आ गई है, तो उसने सोचा कि किसी तरह मैसूर को कब्ज़ा कर लिया जाए या हैदर अली के साथ हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि एक सिर्फ हैदर अली ही थे जो मराठा और ब्रिटिश का मुकाबला कर सकते थे। निज़ाम अपनी फ़ौज को लेकर मैसूर की तरफ आ गया और दूसरी तरफ मराठा तुंगाभद्रा नदी के आसपास के इलाकों पे जो मैसूर हुकूमत के अंडर में आते थे, उन पर हमला करने लग गए थे। इसी बीच निज़ाम चन्नपटना तक पहुंचकर रुक गया और हज़रत टीपू सुल्तान की निज़ाम की भतीजी से रिश्ते की बात चलने लगी, जिस पूरे वाक़ये को मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के 3rd पार्ट में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें।
निज़ाम और मैसूर फोर्सेस के इस डिप्लोमेटिक यूनियन की वजह से इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी के आउटपोस्ट चेंगम पे हमला किया गया। इस वक्त मैसूर और हैदराबाद की फ़ौज के कमांडर हैदर अली थे और चेंगम के कमांडर कर्नल स्मिथ थे, जिनको अपनी फ़ौज की जान बचाकर तिरुवन्नमलाई भागना पड़ा। हैदर अली ने चेंगम फतह करने के बाद कावेरीपट्टनम को भी अपना कब्ज़ा बना लिया और फिर अपने लश्करों को तिरुवन्नमलाई की तरफ मोड़ दिया, जहां कर्नल स्मिथ गए हुए थे, और सितंबर 26, 1767 को हमला करके तिरुवन्नमलाई को भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े से छुड़ाकर मैसूर सल्तनत में मिला लिया गया। और कुछ महीनों के बाद हैदर अली ने हम्बुर्ग को भी घेर लिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ गई, क्योंकि एक एक करके ब्रिटिश के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हैदर अली का कब्ज़ा हो रहा था। तो ब्रिटिश ने दिसंबर में एक बड़ी फ़ौज को भेजा हम्बुर्ग के पास हैदर अली से लड़ने के लिए, मगर ऐसे वक्त में निज़ाम ने हैदर अली को गद्दारी की और अपनी फ़ौज को लेकर वो वापस हैदराबाद लौट गया। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने निज़ाम को बहुत बड़ी रकम देकर ख़रीदा था। हैदर अली ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश से बात भी करने की कोशिश की, मगर उन्होंने जंग रोकने से इनकार किया। अब हैदर अली एक ऐसी जंग में फंस चुके थे जिसको ना चाहते हुए भी उनको लड़ना पड़ रहा था, और निज़ाम की दोस्ती उन पर भारी पड़ गई थी। निज़ाम के धोखा देकर चले जाने पर हैदर अली बेहद गमज़ीदा हुए थे, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा शेर था जो हज़ारों अंग्रेज़ों पर भी भारी पड़ सकता था। ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने मैसूर के मालबार टेरिटरी पे भी हमला किया और मैंगलोर पोर्ट के आसपास के सारे गांव और बस्ती को तबाह करके उन पे कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त हैदर अली ने अपने जानशीन बेटे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान को एक छोटी सी फ़ौज देकर भेजा और कहा कि दिखाओ इन फिरंगियों को कि हम अहले ईमान क्या हैं। और सुल्तान ने ओनोर होते हुए बेहद तेज़ी के साथ मैंगलोर के पास पहुंच गए और अंग्रेज़ों को वो मंज़र दिखाया कि अंग्रेज़ों को क़यामत का दिन नज़र आ गया और ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया मैंगलोर को। जब हैदर अली लुत्फ़ अली बेग के साथ मैंगलोर पहुँचे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सुल्तान ने इस जंग को वो मोड़ दे दिया है जो अब इतिहास बदल कर रख देने वाला है। अब ब्रिटिश कन्फ्यूजन में पड़ गए थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हैदर अली को हार का मुंह देखना पड़े, और अंग्रेज़ों ने मराठा और निज़ाम से मिलकर अगस्त 1768 में मैसूर के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर हमला कर दिया, जिसमें मराठा फ़ौज मोरारी राव और ब्रिटिश फोर्सेस कर्नल स्मिथ को लीड कर रहे थे। इस कोएलिशन फ़ौज ने दिंडीगल से शुरू होकर बेंगलोर तक पहुंचने वाले थे, मगर उनसे पहले ही हैदर अली मालाबार से बेंगलोर चले आए और अगस्त 22 को हैदर अली ने कोएलिशन आर्मी के ऊपर हमला कर दिया जो बेंगलोर आ रहे थे हमले के लिए। ये हमला होस्कोटो के पास हुआ था, मगर उस हमले के बाद हैदर अली को जीत नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने लश्कर को लेकर गुरमकोंडा जाना पड़ा, जहां उनके साले साहब और हज़रत टीपू सुल्तान के मामू अली रज़ा ख़ान साहब कमांडर थे। यहाँ तक भी हैदर अली चाहते थे कि किसी तरह इस जंग को रोक दिया जाए, तो उन्होंने ब्रिटिश से सुलह करने की पेशकश फिर से की, मगर फिर से उनकी इस सुलह को नामंजूर किया गया। और अक्टूबर 3 को गुरमकोंडा से वापस जाते समय हैदर अली ने मोहम्मद अली वल्ला नवाब ऑफ कर्नाटक को घेर लिया मुलबागल के पास, और ब्रिटिश ने नवाब की सपोर्ट के लिए 4 कंपनीज भेजी, जिनको हैदर अली ने लश्कर ने हरा दिया। अब तक मद्रास गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि हैदर अली को इस तरह से हराना मुश्किल है, तो उन्होंने कर्नल स्मिथ को कमांड से हटा दिया और उनकी जगह कर्नल वुड्स को लाया गया, जो बेहद बेरहम और मक्कार इंसान था। अब तक नवाब हैदर अली ख़ान के सब्र की इंतहा हो गई थी। अब हैदर अली ने एक बहुत बड़ी फ़ौज को तैयार किया और नवंबर 1768 में कर्नाटक घाट्स पहुंच गए और सुल्तान को अपने पास बुलाकर कहा कि इस जंग ने मैसूर सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। हम चाहते हैं कि फ़ौरन इसको ख़त्म किया जाए, इसलिए मैं तुम्हें 6000 घुड़सवारों की फ़ौज देता हूं। तुम अपने मामू जान अली रज़ा ख़ान के साथ जाओ और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर करो। मैं ख़ुद मेन आर्मी के साथ अंग्रेज़ों से जंग करूँगा। अपने वालिद का हुक्म पाकर मैसूर के शेर ने ऐसा जौहर दिखाया कि कर्नाटक की ज़मीन तंग होने लगी अंग्रेज़ों के लिए। एक तरफ हैदर अली मेन आर्मी को लेके ब्रिटिश से जंग कर रहे थे और दूसरी तरफ सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ हर एक ब्रिटिश कंटिंजेंट को हराकर आगे बढ़ रहे थे। ई रोड से लेकर सेंट थॉमस माउंट तक हर अंग्रेज़ों को सुल्तान ने गिरफ़्तार करवाकर श्रीरंगापट्टनम भिजवा दिया था।
और जब सुल्तान ने सेंट थॉमस माउंट पे कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ी हुकूमत के होश उड़ गए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्लोगन था कि सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, माने ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी ढलता नहीं है, आज मिटने की कगार पे आ गया था। क्योंकि सेंट थॉमस माउंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स था मद्रास, और एक 19 साल का शेर अपने 6000 सिपाहियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने के लिए तैयार खड़ा था। ब्रिटिश ने इमीडिएटली कर्नल लैंग को हैदर अली की खिदमत में भेजा और माफ़ी की भीख मांगने लगे। ये ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि वो किसी हिंदुस्तानी से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, और हैदर अली ने सुल्तान को पैगाम भेजा कि मद्रास पे हमला ना करें और अंग्रेज़ों को एक और मौका दें वफ़ादारी साबित करने का। सुल्तान ने अपने वालिद के हुक्म की तामीर की और हैदर अली ने अंग्रेज़ों को ज़मीन पर बैठाकर अपनी शर्तें मनवाई, वो भी अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर्स मद्रास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। और इस तरह फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ, जिसमें हैदर अली या मैसूर सल्तनत की जीत हुई थी। और इस कामयाबी का सेहरा ज़्यादातर हज़रत टीपू सुल्तान को ही जाता है। दोस्तों, मैं अब आपको हज़रत टीपू सुल्तान की जवानी से जुड़ी हुई कुछ बातें और वाक़यात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जिसको शायद आपने आज से पहले नहीं सुना है। जब सुल्तान ने सेंट थॉमस माउंट पे हमला किया था तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अंग्रेज़ों के रहने और जीने का तरीका को देखा था। जब वो एक अंग्रेज़ सिपाहसालार के घर गए तो उन्होंने वहाँ माइक्रोस्कोप देखा था, जिसको देखकर वो बेहद हैरान और क्यूरियस हुए थे। शायद ये वही शुरुआत थी कि हज़रत टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। एक बार मेलकोट से श्रीरंगपट्टनम वापस आते समय सुल्तान को लश्कर के बैगेज का इंचार्ज बनाया गया था, और लश्कर का बैगेज सबसे लास्ट में आता था, इसलिए सुल्तान फ़ौज के आखिरी दस्ते के साथ, जो बहुत लास्ट में थे, हैदर अली ने बार बार ये पैगाम भिजवाया कि सुल्तान आगे आ जाएं, उनसे कुछ बात करनी है। मगर बारिश के चलते वो पैगाम सुबह तक सुल्तान के पास नहीं पहुंच सका, और जैसे ही वो पैगाम सुल्तान को मिला तो सुल्तान फ़ौरन अपने वालिद के पास पहुँचे। मगर हैदर अली को इतना गुस्सा आ गया था तब तक कि उन्होंने एक लकड़ी ली और सुल्तान की पिटाई शुरू कर दी। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहीं खड़े रहे और कुछ देर बाद अपने टेंट में वापस चले गए और अपनी तलवार और पकड़ी उतार दी और बेहद गमज़ीदा हो गए थे। इसी बीच मराठा फ़ौज के हमले की खबर ने हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना दिया, और हैदर अली को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है, और उन्होंने अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी। दोस्तों, 1774 में हज़रत टीपू सुल्तान की शादी की बात चली, और हैदर अली ने नवायत ख़ानदान की इमाम बख्शी साहब की बेटी को पसंद किया था हज़रत टीपू सुल्तान के लिए। मगर सुल्तान ने रुखैया बानू से निकाह करने की बात रखी, क्योंकि दिल ही दिल में वो रुखैया बानू को पसंद किया करते थे। ये वही रुखैया बानू थी जिन्होंने सुल्तान को बचपन में उस टूटी हुई नाव में रोटी लेकर गए थे। खांडेराव के हमले के बाद रुखैया बानू बुरहानुद्दीन की बहन और लाला मियाँ की बेटी थी। बहरहाल, बहुत सोचने के बाद हैदर अली ने यह फ़ैसला किया कि सुल्तान इन दोनों लड़कियों से निकाह करेंगे, मगर रुखैया बानू को ही फ्यूचर में क्वीन बनाया जाएगा। इस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान की उम्र 24 साल थी। और दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हो, ये असली पेंटिंग है हज़रत टीपू सुल्तान की, जो उनके समर पैलेस में रखी हुई है श्रीरंगपट्टनम में। और हूबहू हज़रत टीपू सुल्तान इसी तरह से दिखा करते थे। और जो हम लोग साइड पोज वाली पेंटिंग देखते हैं, वो आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं हज़रत टीपू सुल्तान की। सुल्तान की हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट थी। उनका रंग सांवला साउथ इंडियंस की तरह था, और उनकी आंखें नॉर्मल थी, और वो हमेशा अपनी आंखों में सुरमा लगा कर रखते थे। सुल्तान की जवानी में दाढ़ी तो नहीं थी, क्योंकि किरमानी की किताब के हिसाब से उनको जमाल दाढ़ी थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ मूंछ रखना पसंद किया। सुल्तान एक बेहतरीन और बेमिसाल घुड़सवार और तलवारबाज थे। सुल्तान को 9 लैंग्वेजेस लिखनी और पढ़नी आती थी, जैसे कि इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पर्शियन, उर्दू, अरबिक, फ्रेंच और मलयालम। सुल्तान को हॉर्टिकल्चर का बहुत शौक़ था, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, गार्डन्स डेवलप करना इत्यादि। और सबसे ख़ास बात, सुल्तान ने कभी ज़िंदगी में अपनी एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं की थी। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री के इस 7th पार्ट में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने इससे बहुत कुछ हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में नया सीखा होगा या जाना होगा।
तो दोस्तों मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।